नमस्कार। टुडेज करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम 6 मार्च 2026 के सभी करंट अफेयर्स को जल्दी से कवर करेंगे। ये टॉपिक सिर्फ एग्जाम बेस्ड होंगे ताकि आपका कीमती समय बर्बाद ना हो। आप इन हैंडमेड नोट्स को हमारे टेलीग्राम चैनल टुडेज करंट अफेयर्स से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आपको बोनस शीट्स और क्विक रिवीजन शीट्स भी मिलेंगी। अब बिना समय गंवाएं सीधे विषयों पर चलते हैं। आज हम एसएससी, बैंकिंग और रेलवे परीक्षाओं के लिए जो सबसे ज्यादा संभावित विषय है उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सही कहा। आज के मुख्य हाइलाइट्स में हम इंडिया फिनलैंड समझौते और आर्कटिक रिसर्च जैसे मुद्दों को देखेंगे। और साथ ही पद्मा अवार्ड्स 2026 के विजेताओं की सूची भी काफी लंबी है इस बार। उसके अलावा इसरो के 2026 सैटेलाइट लॉन्च मिशन और आरबीआई के एनबीएफसी ड्राफ्ट पर भी हमारा ध्यान रहेगा। हाँ, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव को समझना भी उतना ही जरूरी है। सबसे पहले बैंकिंग क्षेत्र की एक बहुत बड़ी खबर है। आरबीआई ने एनएफटीसीज के लिए एक नया ड्राफ्ट जारी किया है। हाँ, ये ड्राफ्ट स्केल बेस्ड रेगुलेशन पर आधारित है। मतलब इसका उद्देश्य एनएफडीसीज को उनके आकार और जोखिम के हिसाब से अलग अलग श्रेणियों में बांटना है। सही कहा। इसके साथ ही साल 2026 के लिए ब्रोकर्स पर लागू होने वाले नए फंडिंग कर्व्स की भी घोषणा हुई है। ये नए क्रेडिट नियम शेयर बाजार में स्थिरता लाने के लिए लाए गए हैं। एक और चीज, 31 मार्च को लेकर भी एक आदेश है। बिल्कुल। आरबीआई के निर्देशानुसार 31 मार्च को सभी एजेंसी बैंक्स खुले रहेंगे। हाँ, फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग की वजह से। और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट गारंटीज रेगुलेशन 2026 का जारी होना भी बैंकिंग परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। वित्तीय नियमों में 1 मार्च 2026 से काफी बदलाव आए हैं। जैसे कि सेबी ने कस्टोडियंस को थोड़ी छूट दी है। हाँ, अब उन्हें रेगुलेटरी परव्यू के बाहर कुछ सीमित सेवाएं देने की अनुमति मिल गई है। दूरसंचार या टेलीकॉम सेक्टर में भी ट्राई ने एक नया 1600 मैंडेट लागू किया है। ये कमर्शियल कॉल्स को नियंत्रित करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। और टैक्स के नियमों में भी बदलाव है। 1 मार्च 2026 से आईटीआर रीअसेसमेंट के नियम बदल गए हैं। बिल्कुल। अब इसमें देरी होने पर लेट फीस लागू कर दी गई है। शेयर बाजार वालों के लिए एक और खबर है कि बीएसई नए डेरिवेटिव्स लॉन्च करने वाला है, जिसके अनुसार भारत की Q2 जीडीपी ग्रोथ 7.8% दर्ज की गई है। हाँ, जो कि पिछली बार 8.4% थी। थोड़ी गिरावट जरूर आई है, लेकिन फिर भी ये एक मजबूत आंकड़ा है। इसके साथ ही मोस्पी ने अपना एडवांस रिलीज कैलेंडर 2026-27 भी घोषित कर दिया है। इस कैलेंडर के हिसाब से ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या सीपीआई के आंकड़े 12 अप्रैल 2026 को आएंगे। उम्मीदवारों को ये ध्यान रखना चाहिए कि भारत में जीडीपी और महंगाई दर के आंकड़े कौन जारी करता है। हाँ, ये सवाल अक्सर आता है। मोस्पी ही इन सभी आंकड़ों को आधिकारिक रूप से जारी करता है। ये था एक इम्पोर्टेंट अपडेट। अब आगे चलते हैं। राष्ट्रीय समाचार में अगर देखें तो प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही अहम पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया है। इस वेबिनार का विषय एग्रीकल्चर एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन रखा गया था। बिल्कुल। और इसके अलावा एक नए अंतर्राष्ट्रीय मंच की शुरुआत भी हुई है। हाँ, रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव का पहला संस्करण। इसका आयोजन स्थल नई दिल्ली का भारत मंडपम है। ये स्थान परीक्षा के लिए जरूरी है। इस इनिशिएटिव के 2 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर चर्चा करना, और दूसरा दुनिया भर में आने वाली डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज पर एक वैश्विक संवाद स्थापित करना। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। सरकारी योजनाओं के तहत ओडिशा से एक बड़ी खबर आई है। सहकार से समृद्धि पहल के अंतर्गत वहां काफी काम हो रहा है। हाँ, वहां 199 नए सहकारी और डेयरी प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं। लगभग 3275 करोड़ रुपए आंकी गई है। इनका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया है। डेयरी विकास को और मजबूत करने के लिए वहां चीफ मिनिस्टर कामधेनु योजना भी चलाई जा रही है। बिल्कुल। इस योजना के तहत पशुपालकों को अनुदान या सब्सिडी दी जाएगी। तो ये था आज का ये टॉपिक। अब देखते हैं अगले स्लाइड में क्या है। रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी डीएफसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन आगे बढ़ा दी गई है। हाँ, अब इस प्रोजेक्ट को मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस बीच डीएफसीसीआईएल ने एक बड़ा आंकड़ा पेश किया है। उन्होंने 892 फ्रेट ट्रेन्स को सफलतापूर्वक अपने नेटवर्क पर ट्रांसफर कर लिया है। ये माल ढुलाई के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सड़क परिवहन की बात करें तो एनएचएआई ने भी एक नया कॉन्ट्रैक्ट दिया है। हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट भुवनेश्वर कैपिटल रीजन रिंग रोड के निर्माण के लिए दिया गया है। ये रिंग रोड उस पूरे क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत मजबूती देगा। अब इसके बाद एक और जरूरी टॉपिक है। राज्यों के समाचार की तरफ चलते हैं। वेस्ट बंगाल में एक बड़ा आयोजन हुआ है। राष्ट्रपति द्वारा दार्जिलिंग फेस्टिवल का लॉन्च किया गया। और ये आयोजन वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के मौके पे हुआ है। पूर्वोत्तर से भी खबर है। नागालैंड के 24 पारंपरिक वस्तुओं को जीआई टैग के लिए चिन्हित किया गया है। जीआई टैग मिलने से इन वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। और ओडिशा के पारादीप में एफएफसीओ का एक नया प्लांट खुला है। हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट, जिसे SP3 कहा जा रहा है, उसका उद्घाटन वहां किया गया है। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। वैश्विक सम्मेलनों की बात करें तो 7वीं इंडिया जापान सीपा ज्वाइंट कमेटी की बैठक हाल ही में संपन्न हुई है। ये बैठक जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित की गई थी।
इसके अलावा अमेरिका में एक और बड़ी बैठक हुई है। हाँ, क्रिटिकल मिनरल्स पार्टनरशिप मिनिस्टीरियल का आयोजन हुआ था। इसमें भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिस्सा लिया था। यहाँ उम्मीदवारों के लिए एक एग्जाम अलर्ट है। सीपा का पूर्ण रूप काफी बार पूछा जाता है। बिल्कुल, सीपा का फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसे जरूर याद रखें। अब आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की सूची में इंडिया और फिनलैंड के बीच एक नया MOU साइन हुआ है। ये समझौता मुख्य रूप से स्किल डेवलपमेंट और वर्कफोर्स मोबिलिटी पर आधारित है। इसके साथ ही दोनों देश आर्कटिक रिसर्च, जिसे पोलर रिसर्च भी कहते हैं, उसमें अपना सहयोग बढ़ाएंगे। इंडिया और इजराइल के बीच भी द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए नए समझौते हुए हैं। हाँ, और कूटनीतिक दृष्टि से हाल ही में जारी हुआ भारत कनाडा जॉइंट लीडर्स स्टेटमेंट भी काफी अहम है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। वैश्विक रिपोर्ट्स और एडवाइजरी वाले खंड में MEA ने हाल ही में एक नई एडवाइजरी जारी की है। ये एडवाइजरी खाड़ी क्षेत्र या वेस्ट एशिया में चल रहे संघर्ष को देखते हुए जारी की गई है। इसका मुख्य लक्ष्य वहां रह रहे लगभग 1 करोड़ भारतीयों यानी इंडियन डायस्पोरा की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सामाजिक मुद्दों पर ऑक्सफैम रिपोर्ट भी हाल ही में आई है। इस रिपोर्ट में वैश्विक असमानता या इनइक्वालिटी के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया है। इसके अलावा भारत की एनर्जी पॉलिसी के तहत MEA ने एक और अहम कदम उठाया है। हाँ, देश के 1.4 बिलियन नागरिकों के लिए एनर्जी सोर्सिंग को और स्पष्ट किया गया है। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। विज्ञान और तकनीक की बात करें तो ISRO चेयरमैन नारायणन ने एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने बताया है कि 2026 में इसरो मल्टीपल सैटेलाइट लॉन्चेस को अंजाम देगा। रक्षा क्षेत्र में DRDO ने भी गगनयान मिशन के लिए एक बड़ा परीक्षण पूरा किया है। हाँ, चंडीगढ़ में ड्रोग पैराशूट का सफल क्वालिफिकेशन टेस्ट किया गया है। चंडीगढ़ का नाम इस टेस्ट के संदर्भ में याद रखना चाहिए। इसके साथ ही रक्षा मंत्री ने एक निर्देश भी दिया है। उन्होंने GRSE को केवल परंपरागत जहाज नहीं बल्कि नीचे प्लेटफॉर्म्स बनाने के निर्देश दिए हैं। ये था एक इंपॉर्टेंट अपडेट। अब आगे चलते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में जेनीवा से एक अहम खबर आई है। WHO द्वारा सर्विकल कैंसर पर एक वैश्विक प्रेस ब्रीफिंग का आयोजन किया गया। और इस ब्रीफिंग में भारत का प्रतिनिधित्व स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने किया। उनका संबोधन भारत की स्वास्थ्य नीतियों को विश्व पटल पर रखने के लिए काफी प्रभावी रहा। राष्ट्रीय स्तर पर नीति आयोग ने भी एक नया समझौता किया है। हाँ, ये समझौता एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में न्यूट्रिशन या पोषण सुधारने के लिए किया गया है। इस पैमाने पर काम करने के लिए यूनिसेफ इंडिया को भागीदार संस्था बनाया गया है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे प्रमुख व्यक्तियों की बात करें तो अलेक्जेंडर स्टब का नाम सबसे पहले आता है। वो फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं और हाल ही में भारत की राजकीय यात्रा पर आए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भी चर्चा में है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ हाल ही में द्विपक्षीय वार्ता की है। भारतीय राजनीति से नीतीश कुमार का नाम सामने आता है। उन्होंने राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल किए हैं। और स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा का WHO मुख्यालय में संबोधन तो हमने अभी देखा ही है। तो ये था आज का ये टॉपिक। अब देखते हैं अगले स्लाइड में क्या है। न्यायपालिका में एक बहुत ही अहम नियुक्ति हुई है। जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी को नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। उन्हें मद्रास हाईकोर्ट की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्यसभा चुनाव के लिए पूलो देवी नेतम का नामांकन भी ध्यान देने योग्य है। हाँ, वो सदन में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगी। अब इसके बाद एक और जरूरी टॉपिक है। पुरस्कार और सम्मान परीक्षाओं का सबसे पसंदीदा विषय है। इस बार 2026 के पद्म अवार्ड विजेताओं पर ध्यान देते हैं। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हरियाणा की सविता पुनिया को यह सम्मान मिला है। मेडिसिन या चिकित्सा में महाराष्ट्र की अर्मिता फर्नांडिस को चुना गया है। असम के हरिचरण साइकिया को आर्ट या कला के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला है। और धर्मेंद्र दियोल को भी आर्ट के क्षेत्र में पोस्थ्यूमस यानी मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया है। यहाँ फिर से एक एग्जाम अलर्ट है। हाँ, ध्यान रखें कि पद्मा पुरस्कारों की घोषणा हमेशा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या यानी ईव ऑफ रिपब्लिक डे पर की जाती है। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। खेल समाचार में IPL 2026 ऑक्शन से एक बड़ा रिकॉर्ड सामने आया है। टैमरन ग्रीन इस नीलामी में एक रिकॉर्ड सम पर बिके हैं। और पृथ्वी शॉ की दिल्ली कैपिटल्स यानी DC में वापसी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात करें तो T20 वर्ल्ड कप में भारत ने इंग्लैंड को एक रोमांचक सेमीफाइनल में हरा दिया है। IPL नीलामी में 2 और नाम चर्चा में हैं, कार्तिक और प्रशांत। इन दोनों नए खिलाड़ियों ने नीलामी में एक नया इतिहास रच दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। मार्च के महीने में कुछ बहुत महत्वपूर्ण दिवस आते हैं। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे यानी वन्यजीव संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और 4 मार्च को इस साल रंगवाली होली 2026 मनाई जा रही है। अब क्विक रिवीजन के लिए 3 प्रश्न है। Q1 सीपा का पूर्ण रूप क्या है? इसका उत्तर है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। Q2 892 फ्रेट ट्रेन्स किसने ट्रांसफर किए? ये काम DFCIL ने किया है। और Q3 DRDO ने गगनयान का टेस्ट कहाँ किया? इसका सही उत्तर चंडीगढ़ है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। करंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक GK का रिवीजन भी बहुत जरूरी होता है। जैसे कि संविधान का आर्टिकल 340 काफी बार पूछा जाता है। हाँ, ये अनुच्छेद पिछड़े वर्गों या बैकवर्ड क्लासेस की स्थिति की जांच से संबंधित है।
और ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारी के लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% पेंशन बनता है। आईपीओ का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है, जब कोई कंपनी पहली बार आम जनता को शेयर जारी करती है। यहाँ एक पॉइंट याद रखें, आर्टिकल 340 के तहत ही काका कलेलकर और मंडल कमीशन का गठन हुआ था। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। आखिर में परीक्षा से पहले का लास्ट मिनट रिवीजन। आज के दिन का सारांश 6 बुलेट्स में देख लेते हैं। पहला, Q2 जीडीपी ग्रोथ दर 7.8% रही। दूसरा, डीएफसी प्रोजेक्ट की नई डेडलाइन मार्च 2026 तय की गई है। तीसरा, सहकार से समृद्धि प्रोजेक्ट्स उड़ीसा में शुरू हुए हैं। चौथा, मद्रास एचसी के नए सीजे जस्टिस एस.ए. धर्माधिकारी बने हैं। पांचवा, 24 जीआई टैग्स के लिए चयनित राज्य नागालैंड है। और छठा, इंडिया जापान सीपी बैठक का स्थान टोक्यो था। इन सभी तथ्यों को परीक्षा से पहले जरूर पढ़कर जाएं, ये एक बड़ा एग्जाम अलर्ट है। तो ये थे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप पीडीएफ और क्विक रिवीजन शीट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे करंट अफेयर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।